हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मैजिक बुक एजुकेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरी पहली वीडियो है और जिस चैप्टर को मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो है मनी एंड बैंकिंग। तो सबसे पहले हम मनी एंड बैंकिंग को समझेंगे इस पे। क्या आज के वन शॉट वीडियो होगा, यानी एक ही पार्ट में मैं इसको मनी एंड बैंकिंग को ख़त्म कर दूंगा, जो कि रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी अच्छा चैप्टर भी है। तो मैं इसको खोल लेता हूँ, उसके बाद से स्टार्ट करते हैं। ओके, ये खुल चुका है यहाँ पे। तो देखिए, हम सबसे पहले चीज़ हम ये देखते हैं कि मनी हम किसे कहते हैं। तो देखो दोस्त, मनी हम उसे कहते हैं जिसको एक तरीके से मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे रखा जाता है, मतलब जिसके बदले पे आपको कमोडिटीज़ मिलती हैं, आपकी नीड्स पूरी होती हैं, हम उसको अब मनी कहते हैं। लेकिन अगर हम इसकी एक्चुअल डेफिनेशन को देखें कि मनी एंड बैंकिंग की जो एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है, तो मनी एंड बैंकिंग की जो एक्चुअल डेफिनेशन ये होती है कि मनी हम उसे कहते हैं जिसको लॉ मनी कह दे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी भी एक मनी का प्रकार होता है, बट उसको इंडिया में वो वैलिड नहीं है क्योंकि उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको मनी के टेंडर नहीं दिए हुए हैं, उसको मनी के राइट्स नहीं दिए हुए हैं। तो बेसिकली मनी क्या होता है? मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज विच इज कॉल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसको लॉज कह दे कि ये मनी है, उसको हम मनी कहते हैं। नाउ द सेकेंड पॉइंट जो कि हमारे पास आता है बार्टर सिस्टम, जो मनी एंड बैंकिंग के चैप्टर में आता है कि मनी एंड बैंकिंग में बार्टर सिस्टम का क्या रोल है, बार्टर सिस्टम किसे कहते हैं। तो सबसे पहली चीज़, बार्टर सिस्टम उसे कहते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर अ गुड्स। मतलब मुझे अगर अ, इस इस फेविकोल के डिब्बे के बदले में एक और फेविकोल का डिब्बा चाहिए, सो हम इसको हम बार्टर सिस्टम पे, क्योंकि मुझे इस चीज़ के बदले में ये मिल रही है या फिर इस पेन के बदले में ये मिल रही है, मतलब एक गुड्स के बदले में एक गुड्स प्राप्त हो रही है। तो दैट इज़ कॉल्ड बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का जो एक फॉल बैक भी होता है वो होता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। मतलब अगर बार्टर सिस्टम में एक पर्सन, जो पर्सन ए है, इसकी नीड अगर है, वो एक बनाना को चाहता है, बट द सेकंड पर्सन इज उसको बुक्स चाहिए। बट यहाँ पे जो जो डिफ्रेंशिएशन आता है कि जिसको बनाना चाहिए उस बी पर्सन के पास बनाना होना चाहिए, जो कि नहीं हो सकता एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ अ टाइम, और जो ए पर्सन को क्या चाहिए बनाना, जो कि बी के पास नहीं है, और बी को क्या चाहिए, बुक्स चाहिए, जो कि ए के पास होना पॉसिबल नहीं है। तो दैट इज बेसिकली डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इन मनी बार्टर सिस्टम। और इसकी जो मतलब जो इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि म्यूचुअल वांट्स, यानी एक व्यक्ति की जो म्यूचुअल, यानी ए पर्सन की जो वांट्स है वो बी पर्सन के वांट्स से मिलनी चाहिए, जो बायर एंड सप्लायर के बीच में म्यूचुअल वांट्स को मिलाना चाहिए। अदरवाइज बार्टर सिस्टम विल बी मतलब अगर ये दोनों नहीं मिलेगा तो बार्टर सिस्टम काम नहीं करेगा। दैट इज फर्स्टली ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम। नाउ कम्स टू द पॉइंट, हमारे पास आता है मनी सप्लाई। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। मनी सप्लाई हम किसे कहते हैं? द टोटल स्टॉक ऑफ मनी विथ द पब्लिक एक्सक्लूडिंग गवर्नमेंट एंड कॉमर्शियल बैंक। मनी सप्लाई हम किसे कहते हैं? मनी सप्लाई हम उसको कहते हैं जो कि पब्लिक के पास जितना भी पैसा हो, जो कि होल्ड करके रखा हुआ है, उसको हम मनी सप्लाई कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जानते हैं पब्लिक के अंदर दो चीज़ें होती हैं। पहली एक इंडिविजुअल, यानी जो हम लोग होते हैं, और एक बिजनेस और जो फर्म होती है, ये भी पर्सन के पब्लिक के अंदर ही आती हैं। इसके अंदर से जितने भी मनी, जितना भी पैसा इस इस पूरे इंडिया में फ्लो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड मनी सप्लाई, एक पब्लिक के बीच में। बस हमको किसको किसको हटा देना है? एक्सक्लूडिंग गवर्नमेंट को हटा देना है, कॉमर्शियल बैंक्स को हटा देना है, और सेंट्रल बैंक्स को हटा देना है। तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड मनी सप्लाई। नाउ कम्स द मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, जो कि इंपॉर्टेंट है। आपके सीबीएसई बोर्ड में M1 पूछा जा रहा है, तो हम लेटेस्ट डिस्कस करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक डिमांड्स, डिपॉजिट विथ कॉमर्शियल बैंक, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। देखिए, इसमें सबसे पहली चीज़ इसमें क्या क्या कह रहा है कि करेंसी, यानी जो पैसा है, जो नोट के फॉर्म में होते हैं, कागज़ वाले, और जो करेंसी होती है, यानी जो कॉइन्स होते हैं, जो कि सिक्के के फॉर्म में, ये जो पब्लिक के पास है, और जो डिमांड डिपॉजिट है, उसको हम M1 की गिनती में रखते हैं, जो कि आरबीआई के पास जमा होती है या फिर किसी भी पब्लिक या फिर कॉमर्शियल बैंक के पास जमा होती है। सो बेसिकली हमने M1 को ख़त्म कर दिया। नाउ कम्स टू द M2। ये भी एक पार्ट होता है, अदर ये इंपॉर्टेंट नहीं है सिलेबस में, बट या हमको पढ़ना है। M1 M2 में क्या होता है? M1 की सारी कंपोनेंट्स मींस जो ये करेंसी ऑफ अ कॉइन्स विद द पब्लिक डिमांड्स एंड डिपॉजिट्स विद द कॉमर्शियल बैंक एंड अदर डिपॉजिट विद द आरबीआई, यानी जो भी करेंसी और जो कॉइन्स हैं ये पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट हो रखी हैं, इसको इंक्लूड कर लेंगे। इसके बाद से जो डिमांड डिपॉजिट है, कॉमर्शियल बैंक में जमा हो या फिर आरबीआई में,
इसको एक इंक्लूड करके जो M1 बनता है इसको M1 में यहाँ पे M2 में इंक्लूड कर लेंगे। इसके बाद से इसमें क्या ऐड अप कर देंगे, सेविंग विद द पोस्ट ऑफिस, मतलब जो सेविंग आपकी पोस्ट ऑफिस बैंक में है उसको हम बस इंक्लूड करके M2 को हम बना देंगे। नाउ कम्स टू द पॉइंट कि M3 क्या होता है। सो M3 में जस्ट क्या होता है कि M1 को जोड़कर हम नेट टाइम डिपॉजिट, मतलब जो एक्चुअल टाइम पे डिपॉजिट होता है एक बैंक में, हम उसको इंक्लूड कर लेते हैं, दैट इज M3। और M4 में क्या होता है, M4 में हम जस्ट क्या करते हैं, M1 M2 M3 के सारे कंपोनेंट्स मिले होते हैं। इसके बाद से जब आखिरी चीज मिलती है कि टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग, मतलब जो पोस्ट ऑफिस में टोटल डिपॉजिट होता है उसको अगर हम एडअप कर दें सो ये कम हो जाएगा M4 में। सो बेसिकली अब अपने लास्ट टॉपिक पे चलते हैं कि कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई क्या होता है। कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई क्या होता है, करेंसी विद द पब्लिक, मतलब जो भी पैसा पब्लिक के पास है, इट कंसिस्ट पेपर नोट्स, मतलब जो पेपर नोट्स होती हैं और जो कॉइन्स होते हैं जो कि पब्लिक ने होल्ड करके रखे हुए हैं, दैट इज कम्स इनटू द कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। और देखिए इसी को हम फिएट मनी भी कहते हैं। फिएट मनी की डेफिनेशन को देखेंगे क्या कहते हैं, द मनी विच इज अंडर ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट टू एक्ट एज अ मनी, मतलब ये सिंपल मनी की डेफिनेशन ये हो गई यहाँ पे कि हम फिएट मनी किसे कहते हैं, जिसको गवर्नमेंट ने कह रखा है कि ये आपकी मनी है, जिसे गवर्नमेंट ने लीगल टेंडर दे रखा है, जिसको गवर्नमेंट ने लीगल टेंडर दे रखा है उसको हम फिएट मनी कहते हैं। नाउ कम्स टू द पॉइंट, आखिरी जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक, ये भी एक कंपोनेंट होता है मनी सप्लाई का कि डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक। डिपॉजिट विद कैन बी इन कैश, जो कि डिमांड डिपॉजिट जो कि आपको चेक के द्वारा इन कैश करा जा सकते। इसमें बस आपको इंक्लूड कर देना है, एक्सक्लूड कर देना है इंटर बैंक डिपॉजिट को, जो कि बस इसको हम डिमांड डिपॉजिट में हम क्या करेंगे कि इंटर बैंक डिपॉजिट्स को बस एक्सक्लूड करके जो भी बनेगा वो हमारा डिमांड डिपॉजिट विद द कैश कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई होगा ना। इसमें टर्म डिपॉजिट इसमें एक और चीज़ नहीं इन्वॉल्व होती है कि टर्म डिपॉजिट को भी हम नहीं इसमें इन्वॉल्व करते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो मनी सप्लाई। अगला चैप्टर हम देखने वाले हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना।